आज हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में बताएंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्यूबरिटी की एज पर स्टार्ट होता है। और ये कब स्टार्ट होता है? प्यूबरिटी की एज में, जब हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है। कि प्यूबरिटी की एज में होगा तो जब ये GnRH हार्मोन निकलेगा, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन है। तो जब ये हाइपोथैलेमस से निकलता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी को ये एक्टिवेट करेगा तो इसके पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होंगे, LH और FSH। दो हार्मोन्स निकलेंगे यहाँ पर, LH और FSH। जो LH हार्मोन होता है, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ये लेडिंग सेल्स पर एक्ट करता है। मेल के अंदर जो लेडिंग सेल्स होती हैं उन पर ये एक्ट करता है। जब ये उन पर एक्ट करता है तो उससे एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन होने लग जाता है, और एंड्रोजन हार्मोन का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया? स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई। और दूसरी तरफ जो FSH हार्मोन निकला, इसने सर्टोली सेल्स पर एक्ट किया। ठीक है, और सर्टोली सेल्स का क्या काम है? सर्टोली सेल्स का काम है डेवलपिंग जो स्पर्म्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। साथ साथ एक तो ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी सिक्रीट करते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, ये दोनों प्रोसेस जो है ये होने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पर्म का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो माइक्रोस्कोपिक ये स्ट्रक्चर है इसका। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसमें क्या दिखाई देंगे? हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें इसमें 4 पार्ट्स दिखाई देते हैं। नंबर 1 पर होगा ये हेड वाला पार्ट, यहाँ पर है ये हेड। फिर इसके नीचे वाला पार्ट है नेक। फिर आएगा ये वाला पार्ट मिडिल पीस, और ये पोस्टीरियर पार्ट है इसका टेल। अब पूरा का पूरा जो स्पर्म है, जो पूरा स्पर्म है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन घिरी हुई होती है, उससे कवर्ड होती है। और स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है उसके अंदर एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसके एंटीरियर पार्ट पे एक कैप जैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं जो कि ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और अगर हम यहाँ पर मिडिल पीस को देखते हैं तो मिडिल पीस में हमें क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो टेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी की वजह से स्पर्म्स की मोटिलिटी होती है। तो एक ह्यूमन मेल जो है, एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो इजैकुलेट करता है। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 40% जो स्पर्म्स होते हैं उनकी विग्रस मोटिलिटी होनी जरूरी होती है। 60% की नॉर्मल चलेगी, नॉर्मल शेप एंड साइज चलेगा और स्पीड भी नॉर्मल चलेगी, लेकिन 40% जो है वो तेज स्पीड वाले होने चाहिए। तो जब स्पर्म्स रिलीज होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो फिर ये इसकी एसेसरी ग्लैंड्स में डक्ट के थ्रू जो है, ये एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो शुरू में जब ये एपिडिडाइमिस से गुजरेंगे या फिर सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंस का भी सिक्रीशन इनके अंदर आता चला जाएगा। जैसे जब ये एपिडिडाइमिस से पास हुए तो उसने अपना सिक्रीशन छोड़ दिया, फिर वास डिफरेंस ने छोड़ दिया, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी अपना सिक्रीशन उसको प्रोवाइड करते रहते हैं। और ये सब सिक्रीशंस उसकी स्पर्म्स की मैच्योरिटी और मोटिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इन सभी ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स, ये मिलके जो है सीमन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं और डक्ट्स जो हैं, उनके फंक्शन को रेगुलेट करने का काम एंड्रोजन हार्मोन करता है। तो ये सब आपका डिटेल हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको oogenesis के बारे में बताएंगे।